brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण। वीकेंड शुरू हो चुका है, यानी आप देख रहे हैं हफ्ते का 5वां या अंतिम खर्चा पानी। हमेशा की तरह लाइनअप जानने के लिए चलते हैं अंशुमन जी के पास। धन्यवाद दर्पण। सप्ताह के इस आखिरी खर्चा पानी में हमारे पास 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार आयुष्मान भारत में निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फेरबदल करने जा रही है। क्या उससे ये इस स्कीम को कुछ बढ़ावा मिलेगा या निजी कंपनियां, निजी अस्पताल इसमें शामिल होंगे? दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कैबिनेट की तरफ से आई। कैबिनेट ने भारत में स्मार्ट मीटरिंग की या सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाने की या प्री पेमेंट के साथ स्मार्ट मीटर लगाने की नई तारीखें तय कर दी हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कई तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि राज्यों को उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस फैसले का असर और मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलते चलते ओएनजीसी परोक्ष रूप से भारत में तेल के की फील्ड्स का, ऑयल फील्ड्स का एक निजीकरण शुरू कर रही है। उस निजीकरण पर हम बात करेंगे। अंशुमन जी, कुछ दिन पहले के खर्चा पानी के एक एपिसोड में आपने किसी और मुद्दे पर कहा था कि पॉलिसीज की सफलता तब है जब उसका असर जमीनी स्तर पर दिखे। आज ये बात मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत के लिए मौजूद हो रही है। शायद जमीनी स्तर पर ये इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, या शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इसमें कम इन्वॉल्वमेंट है। रीजन जो भी हो, लेकिन अब सरकार इसे ड्राइंग बोर्ड पर वापस ले जाकर कई परिवर्तन करने की सोच रही है, जिसमें से इसका रैशनलाइजेशन करना एक है। तो पहले तो इसके बारे में बताएं, साथ ही आप क्या मॉडिफिकेशन रेकमेंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे ये और सफल या और इजी टू एक्सेस हो सके। दर्पण, आयुष्मान भारत पर हमने इससे पहले भी अर्थात के 1-2 संस्करणों में चर्चा की है, जब हमने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमरा जाना और टूट जाना कोविड के दौरान देखा था। ये इतनी विराट स्कीम थी, इतनी बड़ी स्कीम थी, पर भारत ने इसने इतनी बड़ी महामारी झेली, वहां आयुष्मान भारत कहीं किसी के काम या किसी की मदद करती दिखाई नहीं दी, क्योंकि इस स्कीम की शुरुआती डिजाइन में ही कुछ खोट थे जिन्हें सरकार ने अब स्वीकार करना शुरू किया है। बीच में कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गई। पैंडेमिक में सरकार की ज्यादातर स्वास्थ्य व्यवस्था जो बनी हुई थी वही ध्वस्त हो गई। तो ये नई आयुष्मान भारत स्कीम कैसे लागू होती? कई सारे राज्यों के साथ इसे लागू करने की मॉडलिटीज वर्कआउट नहीं हो सकी। सबसे बड़ी जो दुविधा आयुष्मान भारत की स्कीम में दिखाई दी पिछले 2 साल में, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्हें इसका एक बड़ा पार्टनर माना गया है, क्योंकि भारत में चिकित्सा का नेटवर्क सरकार के पास बहुत छोटा सा है। खासतौर से प्राइमरी चिकित्सा केंद्रों से जब ऊपर जाएं आप सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर, तो पूरी तरह से चिकित्सा या हेल्थ की या स्वास्थ्य की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। उन्हें इसमें भागीदार बनाना था। और ये बात आयुष्मान भारत की स्कीम लॉन्च होने के बाद से लगातार बहस में है कि निजी अस्पतालों को सरकार वो रेट्स ऑफर नहीं कर पा रही है, वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है, वो उस तरीके की कॉस्ट रिकवरी नहीं दे पा रही है जिसके जरिए वो इस स्कीम में गरीबों का या आयुष्मान भारत वाला कार्ड लेकर जाने वाले लोगों का इलाज कर सके। ये बात स्वीकार करने में 2 साल 2.5 साल लग गए सरकार को स्कीम लॉन्च होने के बाद, जबकि पहले दिन से यही बात थी। तो अभी जो नई सूचना आई है, और ये सूचना जो इसके सीईओ हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, जिसके अंडर में आयुष्मान भारत चलती है, उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले इस बात का संकेत दिया कि निजी अस्पतालों को जो रेट्स दिए जाते हैं आयुष्मान भारत के तहत, या जो उन्हें सब्सिडी वापस की जाएगी, या जो इलाज कराने वाले के खर्च की जो वापसी की जाएगी, उसे सरकार रेट रिवाइज करने जा रही है। रिवीजन कितना होगा ये उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि हम रेट्स को रेशनलाइज करेंगे। हालांकि उन्होंने उसके साथ एक कैविएट, एक शर्त लगाई कि हमें बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पताल बड़े पैमाने पर ज्यादा पैसा वसूलें या मुनाफे कमाएं, क्योंकि हम उन्हें बड़ा बिजनेस भी उपलब्ध करा रहे हैं, हम उन्हें काफी वॉल्यूम अवेलेबल करा रहे हैं, हम उन्हें बहुत सारे पेशेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये विवाद जो और ये जो रिलक्टेंस है, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आयुष्मान भारत को समर्थन ना देना है, इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ तथ्य हमारे सामने है जो जानना जरूरी है कि भारत में करीब अभी तक केवल 22,988 अस्पताल आयुष्मान भारत के साथ जुड़ पाए हैं, जो ताजा आंकड़ा बताता है। इसमें 41% के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि कस्बों में मझोले लेवल के शहरों में जहां बड़े सरकारी अस्पताल नहीं है, जहां स्पेशलिटी इलाज की सर्जरी की सुविधाएं नहीं है, वहां आयुष्मान भारत
पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है। भारत में जो सबसे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का शेयर है आयुष्मान भारत में उसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। यानी इन राज्यों में आयुष्मान भारत बड़े पैमाने पर निजी अस्पतालों से मिल रही सुविधाओं पर निर्भर है। आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने वाला व्यक्ति अगर अपने इलाज के लिए जाएगा तो उसे किसी निजी अस्पताल में जाना होगा। अब इसकी जब नई सूचनाएं हमारे पास आएंगी और रेट रिवीजन आएगा, तब हमें पता चलेगा कि सरकार ने निजी अस्पतालों की सवालों का या उनकी सुविधाओं का कितना ध्यान रखा। लेकिन इसके बिना ये स्कीम गति नहीं पकड़ पा रही है। ये बात कहीं ना कहीं सरकार के भीतर स्वीकारोक्ति के तौर पर दिखती है कि जिस टर्शरी इलाज के लिए, जिस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जिस तरीके के इलाज के लिए इस स्कीम को लाया गया था और इसमें जो इंश्योरेंस कवर दिया गया था, उसका लाभ बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया। अंशुमन जी, चलते हैं दूसरी खबर की ओर। अंशुमन जी, मैं दिल्ली में रहता हूं। जब मेरे नोएडा वाले एक दोस्त ने कुछ साल पहले प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर की बात बताई तो मैं सुनकर आश्चर्यचकित था कि भारत में ऐसी भी कुछ व्यवस्था है। अब सुनने में आ रहा है कि ये प्रीपेड मीटर या इस तरीके के मीटर जल्द ही एक्सेप्शन नहीं, नॉर्म्स बनने वाले हैं। प्रीपेड मीटर नई चीज नहीं है। कम से कम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग प्रीपेड मीटर्स का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि वो प्रीपेड मीटर सरकार ने नहीं बल्कि किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर ने लगाए हैं, जिसके जरिए वो अपना मेंटेनेंस भी पे करते हैं, जो अपनी सोसाइटी को देते हैं। उसी के जरिए वो बिजली का बिल भी पे करते हैं, उसी के जरिए वो बाकी और भी भुगतान करते हैं। तो प्रीपेड मीटर्स बिजली के मीटर के साथ जुड़े हुए होते हैं। पर ये योजना जिसको कल कैबिनेट ने मंजूर किया है, वो बिजली सुधारों का एक छूटा हुआ हिस्सा है जिसे दोबारा कवर करने की कोशिश की गई है। पावर मिनिस्ट्री ने कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूर कराया है कि पूरे देश में 2023 तक अधिकांश इलाकों में, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन स्मार्ट मीटर में जहां पर प्रीपेमेंट वाले मीटर्स लगने की सुविधा होगी, वहां उन्हें प्रीपेमेंट या प्रीपेड मीटर के साथ लगाया जाएगा। सभी यूनियन टेरिटरीज को, सभी स्टेट्स को यह कहा गया और इलेक्ट्रिकल डिविजन्स को कहा गया है कि अर्बन एरिया में 2019-20 में करीब 50% के आसपास अर्बन कंज्यूमर्स को 2023 तक या उसके आगे तक कवर कर लिया जाना चाहिए। प्रीपेड मीटर्स के साथ एक दुविधा यह है कि बहुत जगह प्रीपेड मीटर्स नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क की भी जरूरत है जी। उसके लिए क्योंकि आप जब प्रीपेमेंट करेंगे तो उसके साथ एक फोन या इंटरनेट जरूर जुड़ा होना चाहिए, ताकि आप उसे ऑनलाइन पे कर सकें और पेमेंट करके उस पेमेंट को अपने मीटर में दर्ज करा सकें। तो जहां यह सुविधा नहीं है वहां पर केवल स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, और जहां ये सुविधा उपलब्ध है वहां पर प्री पेमेंट के साथ मीटर लगाए जाएंगे। सरकार ने इस पर राज्य और केंद्र के बीच में असहमति भी रही है। बिजली सुधारों को लेकर कुछ और कानूनों पर भी केंद्र और राज्य के बीच असहमति है, जिस पर एक खर्चा पानी में हमने चर्चा भी की थी। सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों के रेगुलेटरी कमीशन या जिन राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां अभी सक्षम नहीं है, वो 6 महीने तक कुछ इलाकों में इस स्कीम का क्रियान्वयन टाल सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस क्रियान्वयन को टालने की छूट नहीं होगी। ये अपने तरह की सबसे बड़ी योजना है भारत में स्मार्ट मीटर लगाने की। कई राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग हो चुकी है, कई राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग पिछले 3-4 साल से चल रही है, और इसकी पूरी कोशिश ये है कि बिजली की चोरी और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस रोके जा सके। अब इसमें एक छोटा सा पेंच है जिसको समझते हुए हम आगे चलते हैं। भारत के बड़े शहरों में और मझोले शहरों में भी अभी जो कंज्यूमर के एंड तक बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अभी बहुत जगह आपको अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है, बहुत जगह ओपन वायर्स हैं, बहुत जगह तो बिजली की चोरी रोकने के लिए वायर्स को रबर में लपेटकर एक सिंगल वायर में बदल दिया जाता है, जिससे कि उसमें कटिया ना डाला जा सके या चोरी ना की जा सके। तो भारत में ग्रिड के लेवल तक, मतलब पावर प्लांट से ग्रिड तक आने वाली बिजली का नेटवर्क बहुत मॉडर्न है। ग्रिड भारत की मॉडर्न है, भारत में की रीजनल और नेशनल ग्रिड एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जब हम लास्ट माइल में जाते हैं,
आखिरी लेवल पर जाते हैं तो बहुत सारे कस्बों में, शहरों में वही पुराने पोल, वही बिजली के तार, वही वायर, वही लटके हुए हैं। यहां बिजली बोर्डों की या राज्यों की वितरण कंपनियों के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इस पूरी व्यवस्था में निवेश कर सकें। अब यहाँ जो उलझन और दिक्कत आएगी दर्पण, वो आएगी कि स्मार्ट मीटर आप कंज्यूमर के प्रीमाइस में तो लगा देंगे, उसके घर तक आने वाली लाइन स्मार्ट नहीं है। उसके घर तक आने वाली बिजली की लाइन में वही पुराना पोल वाली व्यवस्था है जो कभी आंधी से टूट जाती है, कभी किसी वजह से टूट सकती है। तो मुझे लगता है कि बैकएंड में सरकार को इसके साथ ये स्कीम तब ज्यादा बेहतर ढंग से सफल हो सकती थी जब सरकार जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बिजली का, जो शहरों में, जो कस्बों के भीतर है, उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मॉडर्नाइज करने के लिए बजट रखती है और उसे मॉडर्नाइज करती है और दोनों को एक साथ जोड़ा जाता। हमने उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों देखा है कि स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं लोगों के घरों में, लेकिन स्मार्ट वायरिंग नहीं है, स्मार्ट पोल नहीं है, स्मार्ट अंडरग्राउंड पावर की सप्लाई नहीं है। इसे ठीक करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने में सफलता मिलेगी। अंशुमन जी, जो तीसरी खबर जो आपने ही मुझे भेजी थी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी और उसको लेकर मेरे काफी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो भी मैं कहूंगा और फिर सवाल पूछूंगा। ओएनजीसी फिर खबरों में कुछ दिनों पहले इसके प्रॉफिट्स के बारे में चर्चा की थी, आज बात इसके प्लान की, और प्लान ये कि ओएनजीसी अपने 43 ऑयल फील्ड्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए टेंडर जारी करने वाला। हालांकि ये नया प्लान नहीं है, पहले भी वो ऐसा ट्राई कर चुका है और आंशिक सफलता भी हाथ लगी। मतलब इनका जो प्लान है, मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल सेल्स डिपार्टमेंट वाला है कि जितना तेल हम निकाल रहे हैं, अगर उससे ज्यादा निकालोगे तो इतना इंसेंटिव देंगे और अगर टारगेट को पूरा कर लिया तो बोनस अलग से। अंशुमन जी, इस स्टोरी को जो आपने मुझे भेजी थी पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि ओएनजीसी शायद कंपटीशन से घबराया हुआ है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो तेल ना निकालेगा तो सरकार कुएं किसी और को दे देगी। दूसरी तरफ सरकार का तीर भी निशाने पर लग रहा है, क्योंकि वो भी चाहती है कि घरेलू उत्पादन कम हो जिससे आयात पर निर्भरता कम हो। आपका पूरे डेवलपमेंट पर क्या टेक है, ये जानना है। दर्पण, ये खबर अर्थपूर्ण भी है और इसके कई सारे आयाम हैं और ये भारत के तेल क्षेत्र में जो चल रही दुविधा है उसकी तरफ भी संकेत देती है। पृष्ठभूमि के लिए हम बता दें कि हमने खर्चा पानी के एक संस्करण में इस बात पर चर्चा की थी कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल कंपनियों से शिकायत की थी, प्रत्यक्ष शिकायत की थी कि वो तेल क्षेत्रों के निजीकरण में या निजी क्षेत्र के प्रवेश में बाधा बन रही है, क्योंकि भारत में तेल खोज पूरी तरह सरकारी कंपनियों के नियंत्रण में है, उनकी मोनोपोली है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों की। तेल का वितरण और रिफाइनिंग भी भारत में सरकारी कंपनियों की मोनोपोली है। जो कंपनियां भारत में निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं वो वस्तुतः तेल का उत्पादन करके उसका निर्यात ही करती है, पेट्रोल और डीजल का और बाकी पेट्रोकेमिकल्स का। ये फैसला कई मायनों से समझने वाला है। इस फैसले से प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ओएनजीसी इतनी बड़ी कंपनी है पर वो अपने ही ऑयल फील्ड से जो उसने खोज रखी है उससे पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रही है। अब ये तलाशने की बात है कि भारत की इतनी पुरानी सरकारी तेल कंपनी अपने ही तेल क्षेत्रों में जो उनके पास है उन्हें वो दूसरी निजी कंपनियों को ठेके पर उत्पादन के लिए क्यों देने जा रही है। क्या उसके पास सरकार का बजट है? अभी हमने उसका रिकॉर्ड प्रॉफिट देखा। तेल के भारत में कच्चे तेल की मांग भी है क्योंकि हम बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भरता रखते हैं। तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा रहस्य इस फैसले में यह है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अपने ही ऑयल फील्ड जो निकाल रखे हैं उन्होंने वो निजी कंपनियों को ठेके पर उत्पादन के लिए दिए जाएं। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि मारुति किसी एक नई कंपनी को कार उत्पादन का ठेका दे दे जबकि वो खुद भी कार बना रही। जी बिल्कुल बना रही। ये लगभग वैसा ही। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके रहस्य हमें समझने की जरूरत होगी। दूसरी जो बड़ी चीज ये है कि भारत में पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश की जो भी पिछले सालों में कोशिशें हुई हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर ने ऑयल के एक्सप्लोरेशन में बड़ा निवेश नहीं किया है। उसकी दो बड़ी वजह है, क्योंकि भारत में ऑयल का एक्सप्लोरेशन सेक्टर पूरी तरह सरकारी कंपनियों के नियंत्रण में है। 3 बार सरकारें इस बात को कोशिश कर चुकी हैं पिछले 25 साल में, जिनको NELP कहा गया था, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी, जिसमें कहा गया था कि कंपनियां आए, रिस्क लें, क्योंकि तेल खोज एक रिस्क का धंधा है। आपको तेल खोजना पड़ेगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका नुकसान होगा। आप आए, आप समुद्र में खोजें, आप जमीन में खोजें, आप और वो तेल खोज कर उसे निकालें और अगर निकल आया तो वो आपके लिक्विड गोल्ड है, उसको बेचे। भारत में तो क्रूड की डिमांड बहुत ज्यादा है, भारत तो इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ ओएनजीसी अपने ही खोजे हुए जहां पर ऑयल अवेलेबल है उन्हें प्रोडक्शन के लिए, उन्हें बाकी चीजों के प्रोडक्शन के लिए दे रही है। ये वो नहीं है कि कंपनियां आएंगी, पहले तेल क्षेत्र खोजने में निवेश करेंगी, रिग लगाकर खोजेंगी, पता चलाएंगी कि वहां तेल है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसका उत्पादन शुरू करेंगी।
तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जहां से ओएनजीसी के इस फैसले पर सवाल उठेगा और जो स्पष्टता अभी नहीं है कि क्या ओएनजीसी तकनीकी तौर पर अक्षम है या कमजोर है, कि वो अपनी ऑयल फील्ड से उतना उत्पादन नहीं कर पा रही जितना उत्पादन बढ़ाने के लिए वो बाकी निजी कंपनियों को बुलाकर ला रही। क्योंकि फंड्स में तो ओएनजीसी के रिजर्व्स आप देखिए, ओएनजीसी का डिविडेंड देखिए, ओएनजीसी का प्रॉफिट देखिए, भारत की सबसे बड़ी कंपनी तेल कंपनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ओएनजीसी की तरफ से संकेत दिया गया है कि ऐसी 43 ऑयल फील्ड हैं जहां पर लगभग 160 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट बोलते हैं गैस को, इतना रिजर्व मौजूद है। ये गुजरात में, असम में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। इन ब्लॉक्स में, ये ब्लॉक्स या जो ये ऑयल फील्ड्स हैं, ये ओएनजीसी के अपने फील्ड्स हैं। यहां एलिजिबल कंपनीज को, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, उन्हें बुलाया गया है। वो आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो शर्तें आपने पहले ही बता दी कि उत्पादन ज्यादा होगा। पर यह फैसला कई मायनों से बड़ा कई सवाल पैदा करता है, जो तीनों सवाल मैंने आपके सामने रखे। क्योंकि अपनी ही खोजी हुई फील्ड में किसी निजी कंपनियों को बुलाकर तेल की खोज कराना और फिर अपनी ही उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर में निवेश करने के बाद खुद निवेश नहीं करना, ये कुछ कई सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन आप इसे मान सकते हैं कि भारत में ऑयल फील्ड्स का खोजी हुई, ऑलरेडी निकाली गई ऑयल फील्ड्स का परोक्ष निजीकरण या कॉन्ट्रैक्ट के लेवल से निजीकरण इसकी एक भारत में नए सिरे से शुरुआत हो रही है। अब इसका नतीजा क्या आता है? कितनी कंपनियां बिड करती हैं, कितनी कंपनियां ओएनजीसी के साथ समझौता करके उसके ऑयल फील्ड्स में तेल निकालने आएंगी, ये सब चीजें हमें बाद में पता चलेंगी। लेकिन इस पर ये निगाह रहेगी, एक बड़ा बदलाव, बड़ा डेवलपमेंट भारत के ऑयल सेक्टर में इसके जरिए दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे बड़े बदलाव पर अगर कोई भी अपडेट आएगा तो हमारी उस पर निगाह रहेगी। ये था आज का खर्चा पानी। अब मैं और अंशुमन जी आपसे संडे को मिलेंगे, अर्थात के नए साप्ताहिक संस्करण में। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया अंशुमन।